नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस के लेक्चर 3 के साथ मैं राजेश अग्रवाल उपस्थित हूँ। लेक्चर नंबर 3 प्रबंधन मैनेजमेंट का लेकर आपके सामने। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसके पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोड किए जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन लेक्चर्स की क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, मॉड्यूलेशन क्वालिटी में सुधार की बात चल रही है और मैं उस पर निरंतर काम कर रहा हूँ। आशा है आप सहयोग करेंगे, लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। बात करते हैं लेक्चर 3 में नए टॉपिक प्रबंध की विशेषताओं के बारे में। प्रबंध की विशेषताएं को इंग्लिश में बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में प्रबंध जो है वो सबसे पहला विशेषता है जो प्रबंध की है, वो प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, एक ऑब्जेक्टिव। प्रबंध का एक ऑब्जेक्टिव है, हर एक मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहलाते हैं, इसका उद्देश्य होता है समाज सेवा करना। और कोई ट्रस्ट होता है या न्यास होता है, न्यासिता का सिद्धांत आपको मालूम है गांधी जी ने दिया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने दिया था। तो ट्रस्ट होता है या न्यास होता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसका जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाने के साथ साथ जनता की सेवा करना भी होता है। तो अलग अलग संस्थानों के, अलग अलग प्रबंध संस्थानों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। सो प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध की विशेषता नंबर बी, प्रबंध एक अनवरत प्रक्रिया है। अर्थात प्रबंध जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। 1-2 दिन के प्रबंध से कोई कंपनी नहीं चलती है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ समय तक प्रबंध किया और बाद में अस्त व्यस्त हो गए और प्रबंध छोड़ दिया, कंपनी जीरो पे आ जाएगी। तो प्रबंध एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कंपनी के रहने तक हमेशा काम करती है। सी, प्रबंध सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस है। प्रबंध जो है हर जगह उपयोगी है। संगठन चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक संगठन हो, आर्थिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, प्रबंध सभी में आवश्यक है। चाहे भारत में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे जर्मनी में हो, हर जगह प्रबंध की जरूरत है। हाँ, हर जगह तरीका कुछ जो है वो प्रबंध करने का भिन्न भिन्न हो सकता है। तो प्रबंध जो है यूनिवर्सल या ओमनी प्रेजेंट प्रोसेस है। यूनिवर्सल के अलावा एक शब्द क्या है? ओमनी प्रेजेंट, हर जगह व्याप्त जो होता है उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। चौथी विशेषता जो प्रबंध की है, प्रबंध जो है, प्रबंध बहुआयामी है। बहुआयामी प्रबंध से तात्पर्य है प्रबंध जो है वो मल्टी फैसेटेड है। बहुआयामी मतलब प्रबंध जो है वो दिए गए कार्य का भी प्रबंध करता है, लोगों का भी प्रबंध करता है और प्रबंधन का भी प्रबंध करता है। अर्थात प्रबंध से रिलेटेड हर एक चीज का प्रबंध जो करता है बहुआयामी है। जैसे कोई व्यक्ति बहुआयामी क्या होता है, वो पढ़ने में भी अच्छा है, खेलने में भी अच्छा है, गाना भी अच्छा गाता है, तो बहुआयामी व्यक्तित्व है। या एक व्यक्ति जो है घर पे जो है वो पिता है, ऑफिस में वो बॉस है, क्रिकेट के फील्ड में वो खिलाड़ी है, बहन का भाई है, तो ये उसका बहुआयामी रूप है, बहुआयामी व्यक्तित्व है, मल्टी फैसेटेड। तो प्रबंध जो है वो बहुआयामी है। पांचवी विशेषता है प्रबंध की, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस की जगह में थोड़ा सा इसको गतिशील को कॉन्टिन्यूअस ना बोल के डायनामिक बोलना चाहूँगा, डायनामिक प्रोसेस। अर्थात जो है प्रबंध वो बदलती रहती है, समय, परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया बदलती रहती है। कभी पुरस्कार देके, कभी डर देके, दंड देके, कभी मार देके, कभी हार देके, अर्थात माला पुरस्कार देने के द्वारा जहाँ जैसी आवश्यकता हो प्रबंध किया जाता है। प्रबंध एक डायनामिक प्रक्रिया है, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार इसके डायनामिक्स बदलते रहते हैं। तो प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। इसके बाद प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। सामूहिक मतलब कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लगते हैं इसमें, सब लोगों के एफर्ट्स मिलजुल कर लगते हैं। नीचे के मैनेजमेंट से लेके ऊपर के मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट तक के लोग जब मिलकर कार्य करते हैं तो प्रबंध की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो प्रबंध जो है वो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। संगठन में अलग अलग स्तर पर उपलब्ध मानव संसाधन मिलकर ही संगठन का मिशन स्टेटमेंट तथा विजन स्टेटमेंट पूरा करते हैं। मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट ये प्रश्न के रूप में आएगा।
कंपनी का विजन स्टेटमेंट क्या होता है कि कंपनी का जीवन पर्यंत उद्देश्य। टाटा वगैरह के ऑफिस में आप जब घुसेंगे ना, तो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट वाला पोर्शन होता है, रिसेप्शनिस्ट वाले पोर्शन में वहाँ पे एक सीनरी टाइप की टंगी रहती है, एक बोर्ड टाइप का टंगा रहता है जिसमें कंपनी का विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट लिखा होता है। तो कंपनी का जो जीवन पर्यंत उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य या लाइफ लॉन्ग उद्देश्य जो होता है, उसका विजन स्टेटमेंट कहलाता है। जबकि कंपनी का 10, 15 या 20 वर्ष का उद्देश्य जो है मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट कंपनी का प्रॉफिट कमाना हो सकता है, लेकिन विजन स्टेटमेंट हमेशा होता है समाज का भला करना, समाज का भला करना, और इसका उद्देश्य हो सकता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो कंपनी का विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट। समय के साथ कंपनी का मिशन बदल भी सकता है, मिशन स्टेटमेंट बदल भी सकता है। तो ये 5 विशेषताएं हो गई। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। फर्स्ट नंबर, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा, प्रबंध एक अनवरत प्रक्रिया है। तीसरा, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है, सर्वव्यापी है, बहुआयामी है। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, प्रबंध सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है, सो इस हिसाब से जो चलता है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक प्रबंध के जनक कहा गया है हेनरी फेयोल साहब को। मैंने आपको पहले प्रबंध की डेफिनेशन बताई है, उसमें हेनरी फेयोल एक बहुत बड़ा नाम है। तो हेनरी फेयोल को आधुनिक प्रबंध का जनक कहा गया है। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फेयोल। मैंने आपको बताया था कि हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा मैं, फेयोल के 14 प्रिंसिपल, जिसका कोड में पढ़ाऊंगा आपको डैड यू टाई सुक्रोस। आप देख लीजिए, ये 24 लेटर्स लिखे हुए मैंने, डैड यू टाई सुक्रोस। तो ये 14 प्रिंसिपल में पढ़ाऊंगा आगे के लेक्चर्स में। और हेनरी फेयोल की पुस्तक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, 1916 में प्रकाशित हुई। परीक्षा में पूछ सकते हैं जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसकी पुस्तक है? हेनरी फेयोल की। अगली विशेषता जो है प्रबंधन की, वो है जरूरी नहीं कि प्रबंधक जो है वो स्वामी हो, प्रबंधक जरूरी नहीं कि वो सेठ हो। ये एक ही या अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं। स्वामी भी प्रबंधक हो सकता है और स्वामी प्रबंधक को रख भी सकता है। तो ये अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स भी बताऊंगा मैं, कुछ कंसेप्ट भी हैं। जैसे CMD, तो CMD जो होता है उसको चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। ये कंपनी का सेठ होता है। जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस के सेठ हैं, सबसे बड़ा व्यक्ति कंपनी के, जिसके पास 51-50 से अधिक % शेयर होते हैं, और CMD सामान्य तौर पे कहलाता है। CMD के अलावा MD होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मुकेश अंबानी स्वयं भी हो सकते हैं, उनकी पत्नी नीता अंबानी या उनके बेटे बेटी को मैनेजिंग डायरेक्टर का पद दिया जा सकता है। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि CMD के पास भी ये पद हो सकता है, और कंपनी का सबसे बड़ा मैनेजर यही होता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये किसी बाहर के बंदे को अपॉइंट किया जा सकता है। CEO का पैकेज मान लो 3 करोड़ प्रति वर्ष, इतना तक हो सकता है। सपोज कोई मिस्टर जैन है, वो कंपनी के CEO हैं रिलायंस के। ठीक है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कंपनी का सबसे बड़ा मैनेजर होता है। ये सेठ भी हो सकता है और ये अलग से कोई व्यक्ति भी हो सकता है। CFO फाइनेंस के जितने भी काम है, फाइनेंस के सारे कामों को देखने के लिए कंपनी का सबसे बड़ा फाइनेंस क्षेत्र का ऑफिसर कहलाता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसी तरीके से कंपनी के ऑपरेशंस अर्थात प्रोडक्शन वगैरह को देखने के लिए, परचेजिंग वगैरह को देखने के लिए ऑपरेशंस ऑफिसर होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये सबसे बड़ा ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है। कंपनी के अलग अलग फंक्शन होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है ना, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है। तो इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स आपस में काम करके और सभी के हेड आपस में कोऑर्डिनेट करके और इस तरीके से कंपनी का प्रबंध संभालते हैं। ठीक है, तो ये सारी थी कंपनी की प्रबंध की विशेषताएं। अब एक नोट पे बात करते हैं। नोट है औद्योगिक घराना, आपने सुना होगा औद्योगिक घराना, और दूसरा होता है नीतिगत व्यापारिक इकाई। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं मैनेजमेंट में हिंदी वर्ड बोलना ज़्यादा कठिन है बजाय अंग्रेजी वर्ड के, तो कोशिश करें कि अंग्रेजी वर्ड को भी आप जानें। औद्योगिक घराने का मतलब होता है कॉरपोरेट। आपने नाम सुना होगा, कॉरपोरेट पिक्चर भी देखी होगी। बनाम वर्सेस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इन दोनों में फर्क क्या है? सपोज टाटा एक औद्योगिक घराना है जिसकी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं टाटा FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स।
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तेल, आटा, पेस्ट, शक्कर, नमक, ये सारी चीज़ें जो है ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आती है। तो टाटा की चाय भी आता है, टाटा का नमक भी आता है, वो अलग सेगमेंट है टाटा का। टाटा तनिष्क, टाटा जो है ये ज्वेलरी में भी काम करता है और टाटा तनिष्क के नाम से उनका एक अलग स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है। टाटा मोबाइल एक अलग स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है जो कि टाटा सफारी, टाटा नेक्सॉन जैसी कारें, टाटा नैनो जैसी कारें बनाता है। और टाटा वेस्ट साइड जो है वो टाटा का कपड़े का ब्रांड है। एक समय इसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह क्रिकेटर हुआ करते थे। कपड़े का ब्रांड है वेस्ट साइड, टाटा वेस्ट साइड। तो टाटा एक औद्योगिक घराना है जिसकी कई सारी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं और हर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अपने नीतिगत निर्णय मतलब सबसे बड़े निर्णय कंपनी के, उस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के नीतिगत निर्णय दूसरी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट से स्वतंत्र होते हैं। मतलब इसमें जो निर्णय लिए जा रहे हैं, इसका जो प्रबंधन पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इससे बिल्कुल अलग है और इसके निर्णय लिए जा रहे हैं तो इससे नहीं पूछा जा रहा है, न इससे पूछा जा रहा है। तो हर एक के अपने स्वतंत्र निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के ऊपर जो है वो टाटा का सेठ है, रतन टाटा। ठीक है, तो ये औद्योगिक घराना है जिसकी एक से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है। अब कंपनी क्या होती है? रेमंड्स एक कंपनी है क्योंकि इसकी सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है जो कि कपड़ा डिवीजन में काम करता है सिर्फ। तो जिस कंपनी की सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है तो उसको औद्योगिक घराना ना बोल के क्या बोलेंगे? कंपनी। ठीक है, तो औद्योगिक घराने में कई सारी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होती हैं जबकि कंपनी में एक ही बिजनेस यूनिट होती है। अर्थात एक एसबीयू है तो कंपनी कहलाएगी और एक से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं तो औद्योगिक घराना कहलाएगा। मैं आपको इससे संबंधित आगे BCG मैट्रिक्स समझाऊंगा, कैश काउ वगैरह, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? ये लेक्चर नंबर 3 था। धीरे धीरे इसी प्रकार से अपन पूरा मैनेजमेंट सरल भाषा में और हिंदी तथा इंग्लिश दोनों तरीकों से कवर करेंगे। जो भी सुधार की गुंजाइश हो दोस्तों, बिल्कुल ऑनेस्टली कमेंट कीजिए, उस पर मैं सुधार की हमेशा कोशिश करूँगा और आपके लिए नित नए लेक्चर लेके आऊँगा। और मेरा मोटिवेशन करने के लिए इस लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।